पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि जू को सजा मिलती है और उसे 3 सालों के लिए एक पुलिस ट्रेनिंग कैंप में डाला जाता है। 3 साल बाद जू को छोड़ा जाता है और एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यांग और चेन उसे पिकअप करने आ जाते हैं। ये तीनों फिर ड्रिंक्स लेते हैं और बातें करते हैं और चेन बताता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चला गया है। यांग बताता है कि उसकी शादी हो गई है और उसे अब एक 2 साल का बेटा है जिसका नाम है शाओ। जू फिर पूछता है कि गुई के केस के बारे में क्या हुआ तो यांग फूट फूट के रोने लगता है और बताता है कि मैं काबिल नहीं हूँ। तुम जैसे ही कैंप में चले गए वैसे ये जुड़ मेरे हाथ से चला गया। मैं फोटो स्टूडियो में गया तो वो जल गया, सारे प्रूफ्स गायब हो गए। अब मेरे पास इस केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। और जू उसे शांत करते हुए बोलता है कि जाने दो, छोड़ो वो पुरानी बातें, हम कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे। हम अभी के टाइम में आते हैं और ली के पुलिस वाले अभी भी जू को ढूंढ रहे होते हैं। एक आदमी उन्हें कॉल करके बताता है कि जू जैसा दिखने वाले आदमी को उसने इस इलाके में देखा है। वो एक ट्राइसिकल पे था और उसके बाल लंबे थे। पुलिस वाले फिर इलाके को सर्च करना शुरू करते हैं और एक पुलिस वाले को जू दिख भी जाता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। यहाँ चियान रिपोर्टर को उसका बॉस बताता है कि कैसे आज रात को कौन ग्रुप के लांग ने हमें डिनर पे बुलाया है क्योंकि वो हमारे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है। चियान हैरान हो जाती है और उसे यह बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर वालों ने कौन ग्रुप के मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में लिखा था, उनकी टूटी हुई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बारे में लिखा था, लेकिन फिर भी लांग उन्हें इन्वाइट कर रहा है। बॉस चियान की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता और रात को फिर चियान और उसका बॉस लांग के घर पे जाते हैं डिनर करने के लिए। चियान को देखते ही लांग पूछता है कि क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हारा चेहरा कहीं पे देखा हुआ है। तो चियान बोलती है कि मैं तो आपसे पहली बार ही मिल रही हूँ। लांग बोलता है कि शायद मुझे ही कुछ गलतफहमी हुई होगी और फिर वो चियान को बोलता है कि आजकल तुम रोज न्यूज़पेपर में यांग की केस से रिलेटेड फोटोज और लेटर्स छपवाती हो ना, क्या तुम्हें पता है कि इसके पीछे कौन है? तो चियान बोलती है कि नहीं सर, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। लांग बोलता है कि हाँ, वैसे भी इन फोटोज से होने क्या वाला है, इन फोटोज की क्वालिटी बहुत खराब है तो उससे क्या ही सच पता चलेगा। तो चियान बोलती है कि पुलिस वाले इन फोटोज को डेवलप करके हाई क्वालिटी बना रहे हैं, सच तो जरूर दुनिया के सामने आ ही जाएगा। ये मीटिंग होने के बाद लांग जिन को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। उन फोटोज को वो पुलिस वाले हाई क्वालिटी में डेवलप करके छपवाने वाले हैं और अगर हमारा चेहरा सबको दिख गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। जिन बोलता है कि मैं अब उस पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ लेकिन मैं कुछ तो ट्राई करता हूँ। यहाँ पुलिस स्टेशन में रेन सबको कॉन ग्रुप के बारे में बताती है कि कैसे ये कंपनी बहुत सालों से लॉस में है। मनी लॉन्ड्रिंग की केस में भी वो पकड़े गए हैं लेकिन फिर भी उन्हें बैंक से लोन मिल गया। इसका मतलब इस कंपनी की पहुंच बहुत दूर तक है और ये शायद सब लोगों को रिश्वत देते हैं। पुलिस डायरेक्टर बोलता है कि कौन जैसी इतनी बड़ी कंपनी अगर हमारे केस में इन्वॉल्व हो रही है तो मुझे अपने सीनियर्स को बताना होगा। और पुलिस डायरेक्टर का सीनियर उसे बोलता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर वो इल्लीगल काम कर रही है तो हमें उसे रोकना होगा। मुझे पता है कि कौन कंपनी ने बहुत लोगों को रोजगार दिया है लेकिन गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए और मेरा तुम्हें फुल सपोर्ट है। हम फिर से पुराने टाइम में आते हैं जहाँ यांग अपनी बीवी को कॉल करके बोलता है कि आज मुझे जरा देर होगी आने में तो तुम शाओ को स्कूल से पिकअप कर लेना। और यांग फिर जू से मिलने आता है। वो जू को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जू पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? तो यांग बोलता है कि हमने एक क्रिमिनल को कल पकड़ा जो एक गैंग में काम करता था। इस क्रिमिनल का नाम है वे और पूछताछ के वक्त उसने अपने गैंग मेंबर्स के बारे में बताया। उसने कहा कि उसका एक गैंग मेंबर है जिसने कुछ सालों पहले मी गांव में किसी औरत का मर्डर कर दिया और इस औरत की दुकान भी थी। जू पूछता है कि क्या ये चन के बारे में बात कर रहा है? तो यांग बोलता है कि शायद से वो चन के बारे में ही बात कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें साथ में पूछताछ करने के लिए लेके जा रहा हूँ ताकि हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाए। यांग और जू फिर वे की पूछताछ करते हैं और मी गांव मर्डर केस के बारे में पूछते हैं। तो वे बोलता है कि हाँ, मेरा एक साथी था जिसका नाम है वांग और उसने कुछ सालों पहले एक दुकान चलाने वाली औरत का मी गांव में मर्डर किया क्योंकि उसे किसी ने पैसे दिए थे। यांग पूछता है कि किसने दिए थे उसे पैसे? तो वे बोलता है कि इस बारे में मुझे जरा भी आइडिया नहीं है क्योंकि जब भी मैंने वांग को इस बारे में पूछा तो वो हमेशा एक ही बात बोलता था कि अगर मैंने बता दिया तो मेरी जान चली जाएगी। जो पूछता है कि अब ये वांग कहाँ पे है तो वे बताता है कि वो कौन ग्रुप में काम कर रहा है। ये बात जानते ही जू जल्दी से वांग को अरेस्ट करने जाता है और वांग से पूछता है कि उसने चंद की बॉडी कहाँ फेंकी। वांग बताता है कि बॉडी उसने एक गुफा में डाली थी और पुलिस वालों को गुफा में एक औरत का स्केलेटन मिल जाता है। यांग और जू खुशी से चिल्लाने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि फाइनली उन्हें कुछ क्लू मिल गया है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे जिन आ जाता है और वो जू को बोलता है कि इस केस को मैं हैंडल करूंगा, मैं ही वांग की पूछताछ करूंगा क्योंकि किसी की डेड बॉडी मिली है। जू गुस्से में बोलता है कि तुम कौन होते हो केस लेने वाले? मेरी टीम ने सब काम किया है और सबको पता है कि तुम केस लेना चाहते हो क्योंकि तुम अपने पापों को छुपाना चाहते हो। यांग जू को शांत करते हुए बोलता है कि कुछ नहीं होता, उसके पास केस जाने दो। स्केलेटन के बारे में सबको पता है तो जिन कुछ नहीं कर पाएगा
जाएगा और जू यांग की बात मानकर जिन को ये केस दे देता है। कुछ ही घंटों में फिर जू यांग को आकर बताता है कि पुलिस ऑफिसर जिन वांग की पूछताछ कर रहा था और अचानक वांग की मौत हो गई। और ये सुनकर यांग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि फिर से एक बार जिन ने उनका काम खराब कर दिया है। यांग अपने कुछ साथी प्रोसिक्यूटर्स को लेकर हॉस्पिटल में जाता है और वांग की डेड बॉडी को चेक करता है। उसे दिखता है कि वांग की गर्दन पे इंजेक्शन का निशान है, तो वो चेन को कॉल करके पूछता है कि ये क्या हो सकता है। तो चेन उसे बताता है कि शायद वांग को एक बहुत बड़ा इंसुलिन का इंजेक्शन किसी ने मारा होगा, लेकिन वांग को शायद डायबिटीज नहीं होगा, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स की फिर एक मीटिंग होती है और यांग पूछता है कि मुझे सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखना है। तो जिन बोलता है कि सीसीटीवी कैमरास उस वक्त बंद थे। यांग खुद के गुस्से पे काबू नहीं कर पाता और वो चिल्लाने लगता है कि तुमने जानबूझकर सीसीटीवी कैमरास बंद किए होंगे। मुझे पता है कि तुमने ही वांग का मर्डर किया है क्योंकि वांग की गर्दन पे इंजेक्शन का निशान है। तो जिन बोलता है कि नहीं, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, वो खुद से इंटेरोगेशन के वक्त कोलैप्स होके मर गया। बाकी के प्रोसिक्यूटर्स भी यांग को शांत करते हैं और यांग बोलता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वांग की फिर से एक बार ऑटोप्सी हो। पुलिस ऑफिसर्स यांग की ये बात मान लेते हैं और सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन को फिर अकेले में बोलता है कि सीसीटीवी कैमरास क्यों बंद थे, तुम्हारी वजह से आज मुझे एक प्रोसिक्यूटर की डांट सुननी पड़ी। मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम कोई भी केस नहीं ले सकते। यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि लांग ने ही जिन को इंसुलिन का इंजेक्शन लाके दिया था ताकि वो वांग को खत्म कर दे और जिन ने उसकी ऑर्डर फॉलो की थी ताकि सच बाहर ना आए और इस वजह से उसी ने सीसीटीवी कैमरास बंद करके रखे थे। यहाँ यांग चेन को कॉल करके ये सारी बातें बताता है और बताता है कि कैसे पुलिस ऑटोप्सी के लिए राजी हो गए हैं और चेन बोलता है कि अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वांग की बॉडी ऑटोप्सी तक ठीक रहनी चाहिए। अगर बॉडी गायब हो गई तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि जिन ने वांग का मर्डर किया है। उसी वक्त यांग को अपनी बीवी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि शाओ स्कूल से गायब हो गया है। यांग शाओ के स्कूल में जाता है और उसकी बीवी वहाँ पे रो रही होती है। टीचर बताती है कि एक औरत आई थी शाओ को पिकअप करने के लिए और उसने मुझे बोला कि वो आपकी फैमिली फ्रेंड है। मैंने उसे आपका एड्रेस और आपका नंबर पूछा तो उसने सब सही बता दिया, इसलिए मैंने शाओ को उसके साथ जाने दिया। यांग अपनी बीवी को बोलता है कि उठो, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी और बाद में यांग और उसकी बीवी पूरी शाम शाओ को ढूंढने में लग जाते हैं। जू यांग को मिलता है और बताता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी टीम इस पूरे इलाके को ढूंढ रही है, हम जल्दी शाओ को ढूंढ लेंगे। और उसी वक्त वहाँ पे लांग आ जाता है। लांग जू और यांग को बोलता है कि अरे तुम दोनों साथ में हो, आज कौन सा स्पेशल इवेंट है? बाय द वे यांग, तुम्हारा बेटा बहुत क्यूट है, उससे खेलने में मुझे बहुत मजा आया। और लांग अपनी गाड़ी से शाओ को बाहर निकालता है। यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो लांग की पिटाई करना शुरू कर देता है और लांग का एक आदमी इस मारपीट की फोटोज क्लिक करता है। जू यांग को शांत करता है और लांग को धमकाता है कि तुम अगर मुझे अगली बार कहीं पे दिखे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे और लांग वहां से चला जाता है। जू यांग को पूछता है कि अगर उसने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया था तो उसने उसे वापस क्यों दे दिया। और जू और यांग को अचानक रियलाइज होता है कि उन्होंने वांग की बॉडी को वैसे ही हॉस्पिटल में रख दिया था, उस पर नजर रखने वाला कोई भी नहीं था। वो दोनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां से बॉडी गायब हो गई होती है। इसका मतलब इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लांग ने शाओ को किडनैप किया और उतने वक्त में वांग की बॉडी को किसी ने वहां से गायब कर दिया और यहाँ पे एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।